चलिए अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान की ओर से एक बेतुका बयान सामने आया है। पाक विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है जिसमें मंदिर निर्माण की पाकिस्तान ने निंदा की है। भारत के अंदरूनी मामलों में एक बार फिर पाकिस्तान ने दखल दिया है और एक बेतुका बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने भारत में मंदिर निर्माण की निंदा की है, तो एक बेतुका बयान पाकिस्तान की ओर से पाक विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है जिसमें मंदिर निर्माण की पाकिस्तान ने निंदा की है। अगली खबर मुंबई से, जहां के होटल फॉर्च्यून में आग लग गई है। पहली से तीसरी मंजिल तक ये आग पहुंची। होटल में मौजूद 25 डॉक्टर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देर रात होटल में यह आग लगी। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो मुंबई से एक बड़ी खबर, जहां बीती रात फॉर्च्यून होटल में आग लग गई। यह आग पहली से तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि जो इस आग में डॉक्टर्स फंसे थे, 25 डॉक्टर्स फंसे थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आयकर के दायरे में नहीं आने वाले हर व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग तेज कर दी है। आज कांग्रेस देश भर में सोशल मीडिया पर इस मांग को उठाएगी। प्रदेश में कांग्रेस के सभी नेता आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोशल मीडिया पर इस मांग को उठाएंगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता फेसबुक लाइव, ट्वीट के जरिए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग उठाएंगे। डिमांड ये है कि प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपये हम लोग सीधा केंद्र सरकार को फोर्स करेंगे कि वो लोगों को दे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सबसे गरीब तबका, किसान वर्ग, जो पिछड़ा है, बहुत आर्थिक कमज़ोर है, उस व्यक्ति के हाथे पैसा देंगे, वो ही फिर बाजार में जाकर सामान खरीदेगा और डिमांड दोबारा बढ़ सकती है। बड़े बड़े लोन देने की घोषणा करने से खबरें बनती हैं, लेकिन धरातल पर बहुत कम हो पाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि कोरोना संकट से उत्पन्न स्थिति के बाद वो राज्य की जनता के लिए राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा करें। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल की बीजेपी सरकार अपने नागरिकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है। अब राजस्थान सरकार भी उनकी तरह पैकेज की घोषणा करे। कर्नाटक सरकार ने 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार से तुरंत 3 महीने के पानी बिजली के बिल माफ करने की मांग भी उठाई है। कोरोना संकट से राजस्थान में 18 मार्च से बंद पर्यटन के द्वारा लॉकडाउन 5 में खुल सकते हैं। प्रदेश में पर्यटन के सभी अहम साइट्स को खोलने को लेकर एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है, जिसके बाद प्रदेश में पर्यटन विभाग, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीन सभी अहम महल, किले, म्यूजियम समेत पर्यटन स्थल और वन विभाग के अधीन टाइगर रिजर्व, जंगल सफारी, बायोलॉजिकल पार्क और जू खोलने की चर्चा जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोरोना के मुताबिक गाइडलाइंस तय की जाएंगी। राजस्थान में गर्मी पूरे शबाब पर है। ऐसे में मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के समय में परिवर्तन करने की मांग उठने लगी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार से भीषण गर्मी के चलते मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे के स्थान पर सुबह 6 से 11 बजे तक करने की मांग की है। साथ ही मौजूदा निर्धारित टास्क को 33% करने और श्रमिकों को न्यूनतम 220 रुपए मजदूरी मिलने के लिए इसकी व्यवस्था करने की मांग की है। में सूर्य आग उगल रहा है, राजस्थान में तापमान 50 डिग्री को छू रहा है। ऐसे में नरेगा में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका कार्यकाल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जाना नितांत आवश्यक है। टास्क जो दिया गया है उसको भी कम करके 33% किया जाना चाहिए। और उसके साथ ही जो प्रवासी श्रमिक जो आ गए हैं राजस्थान में, जिनकी संख्या 6 लाख के लगभग है, उनके अभी
जॉब कार्ड नरेगा में लगने के लिए बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होना राज्य सरकार की उदासीनता दिखा रही है। चूरू के रतन नगर के बाशिंदे पानी के लिए तरस रहे हैं। करीब 25,000 लोगों की आबादी वाले इस कस्बे के लोग महकमे के अधिकारियों से गुहार लगाकर थक गए हैं, लेकिन उनके नल में पानी नहीं पहुंचा है। जिसके बाद बुधवार को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सहायक अभियंता कार्यालय में धरना दिया और अधिकारियों को पानी की समस्या के समाधान के लिए 7 दिन का समय दिया। राठौड़ ने समाधान नहीं मिलने पर आमरण अनशन की बात कही है। छात्रों की कमी से जूझ रहे संस्कृत विश्वविद्यालय को अब विदेशी भाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नए सत्र से संस्कृत के प्रसार के साथ ही विदेशी भाषाओं के कोर्स भी शुरू करेंगे। नए सत्र की शुरुआत को लेकर कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य ने बुधवार को शिक्षकों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। संस्कृत विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा के कोर्स के साथ ही संस्कृत भाषा को लोगों के बीच अधिक आकर्षक बनाने के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कुलपति ने इसे लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चलिए ब्रेक के बाद बात कोरोना अपडेट की। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,816 हो गई है। प्रदेश में आज 280 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 173 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 7,816 में से 4,562 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। इलाज के बाद 3,913 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब कुल 3,081 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो बूंदी से एक बड़ी खबर। बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण बूंदी जिले में भी पहुंच गया है। जी हां, 33 में से 33 जिले अब कोरोना से प्रभावित हैं। पहले बूंदी जिले में कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया था, लेकिन अब मुंबई से लौटी एक युवती कोरोना पॉजिटिव निकली है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,816 हो गई है। और एक्टिव केसेस की बात करें तो प्रदेश में अब कुल 3,081 एक्टिव केस मौजूद हैं। हालांकि 288 नए केस रिकवर कर लिए गए हैं और 146 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना काबू में है। साथ ही कहा है कि जून तक संक्रमण के ग्राफ को नीचे लाने में सफलता प्राप्त हो सकेगी। राजस्थान में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हमने डेवलप की है वो करीब 16,500 टेस्ट पर डे हम कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं अनुशासन के साथ 14 दिन क्वारंटाइन की पालना सुनिश्चित अगर राजस्थान में हो गई तो निश्चित रूप से इस संक्रमण का ग्राफ जो अभी बढ़ा है वो आने वाले समय में न केवल फ्लैट हो जाएगा बल्कि जून आते आते इसको डाउन भी हम करेंगे। जांच की सुविधाएं और बढ़ा रहे हैं। 25,000 करने का लक्ष्य निकट भविष्य में हमारा, और उसके बाद इसको बढ़ाते ही जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो जाए ताकि कोरोना की महामारी जितने भी दिन चले, कोई भी नहीं कह सकता कितने दिन चलेगी, लेकिन जहां प्लानिंग होती है, जहां माइक्रो मैनेजमेंट होता है और जहां मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जिस ढंग की मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो वहां किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान चाक चौबंद है। हमारी मृत्यु दर 2.2 है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। जो दुगने पॉजिटिव केसेज की संख्या का एवरेज होता है वो 18 दिन में दुगने हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो नए लोग आए अभी एक मई के बाद में 64% तो वो है पॉजिटिव केसेस के रूप, वरना हमारे तो अगर पुरानी स्थिति होती है 1 मई से पहले की तो 1100 साढ़े 1100 लोग ही एक्टिव केसेस के रूप में रहे। न्यूज 18 के शो आर पार में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा पीएम उम्मीदवार पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा। सुनिए प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा। मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, बट अगर मेरी सलाह कांग्रेस मानेगी तो 2024 की प्रधानमंत्री की कैंडिडेट प्रियंका गांधी होंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, बट अगर मेरी सलाह कांग्रेस मानेगी तो 2024 की प्रधानमंत्री की कैंडिडेट प्रियंका गांधी होंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं।
चलिए अगली खबर। डूंगरपुर के डॉक्टर विश्वास मेहता केरल के मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। केरल के सीएम पी विजयन ने उन्हें नियुक्त कर दिया है। मेहता निवर्तमान मुख्य सचिव टॉम जोस का स्थान लेंगे। मेहता 31 मई को कार्यभार संभालेंगे। मेहता ने कोरोना के खिलाफ जंग में केरल को रोल मॉडल बनाया है। 1986 बैच के आईएएस मेहता एसीएस ग्रे के पद पे कार्यरत थे। मेहता भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर संभाग के डूंगरपुर नगर के मूल निवासी डॉक्टर विश्वास मेहता दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य केरल के मुख्य सचिव बने हैं। मेहता निवर्तमान मुख्य सचिव टॉम जोस का स्थान लेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1986 बैच के अधिकारी डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी भूपेंद्र सिंह इन दिनों प्रदेश के जवानों से संवाद करने में लगे हैं ताकि फील्ड में मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया जाए और उनकी परेशानी पुलिस मुख्यालय तक पहुंचे। डीजीपी सिंह 60 दिन में 350 से अधिक फोन कॉल्स अपने जवानों को कर चुके हैं। फोन कॉल में पता चलने वाली परेशानी पर डीजीपी तत्काल प्रभाव से एक्शन भी लेते हैं। लिहाजा जवानों के पास आने वाले डीजीपी के फोन से न केवल उनका मनोबल बढ़ता है बल्कि काम करने की उनकी क्षमता में भी इजाफा हुआ है। जोधपुर से एक शर्मनाक और संवेदनाओं को तार तार करती तस्वीर सामने आई है। यहां कोरोना संक्रमित शख्स के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर ले जाया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह पीपीई सूट पहने कर्मचारी शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित पीपाड़ निवासी शंकर राम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। मौत के बाद सरकारी स्तर पर शंकर राम का अंतिम संस्कार किया गया, पर अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर ले जाया गया। शंकर राम के परिवार के लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदेश में कोविड-19 के नाम पर साइबर ठगी हो सकती है। पूरे भारत में इंटरपोल ने अलर्ट जारी किया है। वहीं अलर्ट जारी होने के बाद जयपुर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। एडिशनल कमिश्नर अशोक गुप्ता ने बताया कि साइबर हैकर सीधा कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। हैकर कोविड-19 का एक लिंक मोबाइल या कंप्यूटर में भेजकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। एडिशनल कमिश्नर ने लोगों से सोशल मीडिया पर फर्जी लिंक से सावधान रहने की अपील की है। कोविड को लेकर के और कई लोग जो है कहीं झांसे में नहीं आ जाएं। कोविड नाम तो कोविड का होता है कि भाई इसके लिए हमें कोई सहायता चाहिए, इसकी ये कोविड को लेकर के ये सावधानी बरतनी चाहिए, कोविड के लिए क्या है, ऐसी कई साइट्स चल गई हैं जो अल्टीमेटली यदि आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो कंप्यूटर का डाटा है वो नष्ट हो सकता है। लगातार दूसरे दिन प्रदेश का चूरू शहर दुनिया में गर्म शहरों में शामिल रहा। बुधवार को चूरू दुनिया के तीसरे गर्म शहर के रूप में शामिल रहा। यहां सर्वाधिक तापमान 49.6 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार को चूरू दुनिया का पहला गर्म शहर दर्ज किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल और लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन चुनौती को भी कई लोगों ने मौके में तब्दील कर दिया। जोधपुर के ओसियां विधानसभा के पूर्व विधायक भेराराम सियोल ने लॉकडाउन के दौरान अपने घर और खेत के लिए आत्मनिर्भर जल मॉडल तैयार कर लिया है। घर में कैद पूर्व विधायक ने समय का शानदार उपयोग किया। उन्होंने 3 चरणों में काम पूरा कर पानी के मामले में खुद को आत्मनिर्भर तो बनाया ही, दूसरे लोगों को भी राह दिखाई है। कि पीने के पानी का, जिसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में ये जैसे पालर पानी बोलते हैं। पालर पानी का मतलब जो बारिश का जो पानी है उस पानी का मीनिंग है पालर पानी। उन सभी छतों को पानी को इकट्ठा करके एक नीचे मैंने पीने के पानी का वाटर टैंक बना दिया। वो लगभग आपके 60,000 लीटर का जैसे टैंक है। उसमें आपके परिवार के लगभग ऐसा 10 सदस्य 2 साल तक पानी पी सकते हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी।
पीएम मोदी के लोकल को वोकल बनाने के आह्वान ने ऐसी अनूठी कला के जिंदा रहने की नई आस जगा दी है जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। रंग और कूची का खेल, काठ की लकड़ी और कला का मेल, विरासत की कहानी है, कला की जुबानी है। लकड़ी की पट्टियों पर रंगों का अनूठा मेल है। मरुधरा की विरासत का ये अनमोल खजाना है। 2000 साल पुरानी ये ऐसी अनूठी कला जो कहानी बयां करती है। इस कला में माटी की महक है। कलाकार जब सदे हाथ से रंग भरते हैं तो लकड़ी पर चटक लाल, पीले, हरे रंग पूरी कहानी बयां करने लगते हैं। हर धर्म से जुड़ी कथाएं कुछ पट्टियों पर उभर आती हैं। किताब के पन्ने की तरह हर तस्वीर कहानी कहने लगती है। ये अनूठी कांवड़ कला है। कांवड़ उस जादुई पिटारे की तरह है जो परतों में अनेक रहस्यों को संजोए रखता है। पिटारा खुलते ही लोक कथाएं और गाथाएं शुरू हो जाती हैं। संतों और महापुरुषों का जीवन साकार हो उठता है। ये अनूठी कला अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, लेकिन उदयपुर के मांगीलाल मिस्त्री और इनका परिवार इस कला को सहेजे हुए हैं। तभी तो संकट काल में भी इनके हाथ थमे नहीं हैं। एक कला ऐसी है जिसमें लकड़ी की चीजें बना करके, पेंटिंग का काम करके जनता को समझाते हैं कि कहानी के आधार से रामायण है, कृष्ण लीला है, सब अलग अलग तरह की स्टोरी होती है, कहानियाँ होती है और इसी से जनता भी पसंद करती है और खुश होकर के इनको नाम के हिसाब से रामायण और कृष्ण का नाम भी लेती है। मांगीलाल अपने पूरे परिवार के साथ कांवड़ कला को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस कला को जिस तरह की पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई, लेकिन पीएम मोदी के लोकल को वोकल बनाने के आह्वान के बाद कलाकारों को सरकार से मदद की नई आस जगी है। पहले 100 कलाकार थे, अब 25 कलाकार हैं, क्योंकि सहयोग भी सरकार का सहयोग और पुरानी चीज़ों को बाहर लाने का और शिक्षा पद चीज़ें होते हुए भी इनको ऊपर ध्यान नहीं देती सरकार, तो ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। इसीलिए सबसे प्रार्थना है कि इस पुरानी कलाओं को जीवित रखने के लिए सरकार मदद करे और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देवे और आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा नहीं कि कांवड़ कला के कद्रदान नहीं है। देश विदेश में इस कला को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार के सहयोग के बिना इस कला को जिंदा रखना